हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9th केमिस्ट्री बुक का चैप्टर सेकंड इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन और जो पेज नंबर जो बीच बीच में एक्सरसाइज दी रहती है, जैसे पेज नंबर 15, 18 और 24 पे जो एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज दी गई है वो सब हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग को चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज दी रहती है, मेन एक्सरसाइज, वो हम लोग को इस वीडियो में सॉल्व करना है। तो देखते हैं, पेज नंबर 28 की एक्सरसाइज है जो कि चैप्टर के पीछे दी गई है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच सेपरेशन टेक्निक विल अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। कुछ ये सब चीज़ें दी गई हैं, ABCD करके नंबरिंग करके दिया गया है। उसमें से हम लोगों को बताना है कि कौन सी सेपरेशन टेक्निक, यानी इस मिक्सचर को अलग करने के लिए कौन सी सेपरेशन टेक्निक का, कौन से टेक्निक का यूज़ करके हम इसको अलग कर सकेंगे। तो जैसा कि आपका क्वेश्चन दिखाया गया है कि सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। अगर वाटर में सोडियम क्लोराइड रहा तो हम इसको किस प्रोसेस से अलग करेंगे, उस प्रोसेस का हमें नेम लिखना है। बी क्वेश्चन है कि अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम ए मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड एमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड है जो कि सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर में है। अगर हमको इसको अलग करना रहेगा तो हम किस प्रोसेस का यूज़ करेंगे, उसी टेक्निक का नेम लिखना है। सी क्वेश्चन है कि स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार। छोटा सा मेटल का पीस है जो कि इंजन ऑयल, कार के इंजन ऑयल में है। तो इसको हम अलग करना रहेगा, अगर इंजन ऑयल को और मेटल को अलग करना रहेगा तो हम किस प्रोसेस का यूज़ करेंगे, तो हमें प्रोसेस का नेम लिखना है। डी है कि डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। पिगमेंट और फ्लावर पेटल्स को अलग करना है, तो उस प्रोसेस का नाम बताना है। बटर फ्रॉम कर्ड, ये जो कि पेज नंबर 15 या 18 पे भी पूछा गया था कि बटर फ्रॉम कर्ड अगर हमें अलग करना रहेगा तो हम कैसे करेंगे। ऑयल फ्रॉम वाटर भी हम कैसे करेंगे। ये सब चीज़ कोई बाहरी नहीं है, सब हम लोग चैप्टर के अंदर देख चुके हैं। और फिर हमसे जी क्वेश्चन कहता है कि टी लीव्स फ्रॉम टी। टी से अगर टी लीव्स अलग करना रहेगा तो हम किस प्रोसेस का यूज़ करेंगे। एच क्वेश्चन है कि आयरन पिंस फ्रॉम सैंड। सैंड से आयरन पिंस को अलग करना रहेगा तो हम कैसे करेंगे। जितनी भी चीज़ें पूछी गई हैं ये ABCD में, वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हम आसानी से अलग नहीं कर सकते, मतलब हाथ से अलग नहीं कर सकते हैं, यानी उसमें हमें किसी न किसी प्रोसेस का यूज़ करना पड़ेगा, तो उसी प्रोसेस का हमें नाम लिखना है। आई क्वेश्चन है कि व्हीट ग्रेन फ्रॉम हस्क। हस्क से व्हीट ग्रेन कैसे अलग होगा। जे है कि फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर। फाइन मड यानी मड को निकालना है वाटर से। तो ये जितना भी हम लोग क्वेश्चन देखे हैं ABCDEFGHIJ, अब इसका हम डायरेक्टली आंसर करेंगे, जो कि अब क्वेश्चन अब यहाँ पे देख चुके हैं और अब हम आंसर करेंगे। तो आंसर करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा गया है, इस पर सिर्फ आंसर लिखा गया, बट मैं आपको क्वेश्चन रिपीट करके बता रही हूँ कि पहला क्वेश्चन आपका था कि सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर होगा क्रिस्टलाइजेशन और इवोपोरेशन। इसका मतलब कि ये जो एक क्वेश्चन पूछा गया है सोडियम क्लोराइड को हम वाटर से कैसे अलग करेंगे, तो यहाँ पे हमारे क्रिस्टलाइजेशन या इवोपोरेशन प्रोसेस का यूज़ हो सकता है, यानी दोनों प्रोसेस का हम यूज़ कर सकते हैं। बी क्वेश्चन मैं आपको बोल रही हूँ, सो तो ऊपर कर ही रही हूँ। तो बी क्वेश्चन आपका पूछा था कि अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो इसके लिए हमें सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज़ करना पड़ेगा। अब सब्लिमेशन प्रोसेस क्या है, जिसको हम चैप्टर में देख चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ हमें आंसर करना है। तो सी में हमारा क्वेश्चन कहा गया था कि स्मॉल पीस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार। इंजन ऑयल के मतलब कार के इंजन ऑयल से और मेटल को अलग करना रहेगा तो हम किस प्रोसेस का यूज़ करेंगे, जो कि हमारे सी क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगेशन और सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन करके या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज़ करके हम मेटल को और इंजन ऑयल को अलग कर सकते हैं। डी क्वेश्चन पूछा गया था हमारा कि डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। फ्लावर पेटल्स को हमें पिगमेंट से अलग करना था। इस प्रोसेस को करने के लिए हमें क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करना पड़ेगा।
यानी क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस का हम यूज़ करेंगे, तब हम पेटल्स और पिगमेंट को अलग कर पाएंगे। डी क्वेश्चन पूछा गया है कि ई पूछा गया कि बटर फ्रॉम कर्ड। अगर हमें कर्ड और बटर को अलग करना रहेगा तो फिर हम कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चन ई पे हूँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया, यही क्वेश्चन को मैं रिपीट करके आपको आंसर नीचे शो कर रही हूँ। तो क्वेश्चन हमारा है ई बटर फ्रॉम कर्ड। तो अगर कर्ड और बटर को अलग करना रहेगा तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे, जो कि हम एक एक्सरसाइज हम लोग किए थे, जो कि पेज नंबर 15 या 18 पे थी। उस एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन किया गया था। एफ क्वेश्चन है कि ऑयल फ्रॉम वाटर और ऑयल को यूज़ करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, सेपरेटिंग फिनल प्रोसेस का यूज़ करना पड़ेगा, जिससे सेपरेटिंग फनल प्रोसेस का यूज़ करके हम ऑयल और वाटर को अलग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऐसी ही चीज़ पूछी गई है जिसे हम आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, कोई प्रोसेस का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि ऑयल और वाटर हुआ, तो ऑयल और वाटर दोनों लिक्विड है, एक में मिक्स हो जाएंगे, तो हम लोग किस प्रोसेस का यूज़ करेंगे अलग करने के लिए, सेपरेटिंग फनल का। जी क्वेश्चन पूछा है कि टी लीव्स फ्रॉम टी लीव्स को अगर हमें अलग करना रहेगा टी से तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए ये हमारा टी है और टी लीव्स को हम आसानी से अलग कर लेंगे। टी लीव्स बड़ी होगी, टी भले हमारी छोटी छोटी होगी, तो हैंड पिकिंग के प्रोसेस से हम यू हटा सकेंगे, मतलब यानी अलग कर सकेंगे टी लीव्स को टी से। हैंड पिकिंग मतलब हाथ से ही हम अलग कर सकते हैं। एच क्वेश्चन था हमारा आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड से हम आयरन पिन को कैसे अलग करेंगे। तो मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस का यूज़ करके हम आयरन पिन को सैंड से अलग कर लेंगे। आई क्वेश्चन हमसे बोलता है कि व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क को हम व्हीट ग्रेन से कैसे अलग करेंगे, जिसका आंसर है विनोइंग करके हम फ्रेंड्स व्हीट ग्रेन को हस्क से अलग कर सकते हैं। जैसा कि जे क्वेश्चन पूछा गया कि फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर। अगर मड पार्टिकल्स अगर वाटर में सस्पेंड हो जाए तो हम इसको किस प्रोसेस से यूज़ करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से यूज़ करेंगे। तो ये हमारा होता है आंसर फर्स्ट एंड, क्योंकि देखिए ये हमसे जे तक क्वेश्चन किया गया था कि इतने चीज़ों को अगर हमें अलग करना रहे तो हम किस किस प्रोसेस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आंसर जे तक दे दिए, तो जे तक हम लोग आंसर भी कर लिए। तो चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है कि राइट द स्टेप यू वुड यूज्ड फॉर मेकिंग टी। यूज द वर्ड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिजॉल्व, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, इन्फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू। देखिए अब हमें क्या करना है, जैसे हम घर पे टी बनाते हैं, यानी जब हम चाय बनाते हैं तो किस किस स्टेप का हम यूज़ करते हैं, उस स्टेप को हमें बारीक से लिखना है कि हम टी बनाते समय क्या क्या करते हैं। और अगर हमें स्टेप को लिखना है तो उसमें सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, इन सब चीज़ों का यूज़ करके हमें ये स्टेप बनाना है। यानी कि जैसे कि अगर हम पानी डालें, पानी में चाय पत्ती डालें, तो चाय पत्ती हमारी क्या होगी, सॉल्यूट होगी और पानी हमारा सॉल्वेंट होगा। तो ऐसे ही हमें मतलब इतने वर्ड का यूज़ करके हमें प्रोसेस लिखना है कि हम कैसे चाय बनाते हैं। तो आपको जैसा कि हम लोग चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, डिसॉल्वेशन क्या होता है, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, फिल्ट्रेट, रेजिड्यू क्या होता है। तो अब हमें क्या करना है, अगर हमें इतना सब कुछ पता है तो हम आसानी से हम अलग कर लेंगे, बता देंगे कि कौन सी चीज़ क्या है, यानी चाय पत्ती क्या है, पानी क्या है, मतलब चाय बनने के बाद बचता क्या है, रेसिड्यू मतलब होता है रिमाइंडर, मतलब क्या बच रहा है वो, तो क्या बच रहा है, ये सब चीज़ को हम आसानी से बता लेंगे। अगर आपको फ्रेंड्स पता नहीं है सॉल्यूशन क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट, डिजॉल्व, इन सब चीज़ के बारे में पता नहीं है, तो आप चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को देखिए, जिसकी मैं लिंक आपको प्रोवाइड की हूँ डिस्क्रिप्शन में। उस चैप्टर में जो कि मैं पूरा एक्सप्लेन की हूँ कि सॉल्यूशन, सॉल्वेंट क्या होता है, जो कि यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन तो नहीं कर पाएंगे, बट हम आपको आंसर पूरा एकदम बता दे रहे हैं। सॉल्यूशन, अब यहाँ पे इतने वर्ड का यूज़ करके हमें चाय बनाना है, तो देखते हैं कि हमें एक स्टेप लिखना है। तो बोला गया है कि टेक द सॉल्वेंट वाटर इन ए केटल। अब देखिए मैं आपसे पहले ही बता दी कि चाय और चीनी रहेगी तो सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, पानी होगा, पानी, और अगर चीनी रहेगी तो सॉल्वेंट हमारा पानी होगा और चीनी हमारी क्या होगी, सॉल्यूट होगी। तो यहाँ पे हम वर्ड यूज़ किए हैं कि हम पहले एक सॉल्वेंट लेंगे जो कि वाटर है, हम केटल में एक पानी लेंगे, समझ गए आप, उसको गर्म करेंगे। व्हेन द सॉल्वेंट बॉयल एट द सॉल्यूट, जब हमारा सॉल्वेंट यानी जब हमारा पानी बॉयल हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम सॉल्वेंट को पानी माने हैं,
तो यहाँ पे सॉल्वेंट हम गर्म करेंगे, यानी हम पानी को गर्म करेंगे। अब बात को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे हम सॉल्वेंट को हम वाटर माने थे, तो यहाँ पे हम सॉल्वेंट गर्म करेंगे, इसका मतलब हम पानी गर्म करेंगे। ऐड द सॉल्यूट, अब सॉल्यूट को ऐड करेंगे मिल्क, यहाँ पे हम सॉल्यूट को मिल्क बताया गया है। सॉल्यूट यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, बट यहाँ पे मिल्क बताया गया है। तो मिल्क एंड वाटर फॉर्म अ सॉल्यूशन। अब देखिए मिल्क भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। देखिए सॉल्यूशन का भी यूज़ हो गया, सॉल्वेंट का भी यूज़ हो गया, सॉल्यूट। अब बचा इतने चीज़ का भी हमें यूज़ करना है चाय बनाते समय। फिर लिखा गया कि देन पोर सम टी लीव्स ओवर अ सीव, फिर हमें टी लीव्स को डालना है। पोर स्लोली हॉट सॉल्यूशन ऑफ मिल्क ओवर टी लीव्स। ओके, फिर आगे लिखा है कि कलर ऑफ टी लीव्स गोज इनटू सॉल्यूशन एज फिल्ट्रेट, फिर हम फिल्ट्रेट को कर देंगे। अगर चाय बन जाता है तो हम उसको फिल्ट्रेट करके ही पीते हैं, वो कर देंगे। फिल्ट्रेट का भी यूज़ हो गया। अब है कि द रिमेनिंग टी लीव्स बीइंग इनसॉल्युबल रिमेन एज रेसिड्यू। देखिए अब जितनी चाय की पत्ती जो हमारे जो चाय में बच जाती है हमें छान के पीने के बाद, तो रेसिड्यू मतलब चाय की मतलब जो बचता है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पे क्या होगा, हम पूरा बीकर से अगर चाय पी लेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, टी लिप्स हमारी रिमाइंडर हो जाएगी जो कि इनसॉल्युबल थी। देखिए दोनों वर्ड का यूज़ हो गया। ओके, यही दोनों बचा था जो कि दोनों वर्ड का हम यूज़ कर लिए कि ये इनसॉल्युबल हमारी चाय पत्ती थी, यानी वो मिल नहीं सकती थी चाय के साथ, इसलिए वो बच गई। और रेसिड्यू मतलब होता है क्या लास्ट में बचा, तो वही बचा। सारे वर्ड का हम यूज़ कर दिए। आगे पूछा गया कि एज रेक्यूसाइड शुगर विद डिजॉल्व एंड द टी इज़ रेडी। अब शुगर को आप डिजॉल्व करके गर्म कर देंगे, आपकी टी रेडी हो गई। तो अब देखिए इतने वर्ड का हमें यूज़ करना था, इतने वर्ड्स का चाय बनाते समय। तो देखिए हम कोई वर्ड छूटा तो नहीं है। पहला देखा गया सॉल्यूशन, देखिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन वर्ड का यूज़ किए गए हैं। सेकंड हमारा बोलता है सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का यूज़ हम यहाँ पे किए हैं। सॉल्यूट का यूज़ हम यहाँ पे किए हैं। ओके, डिज़ोल्व का यूज़, तो डिज़ोल्व का यूज़ हम कहाँ किए हैं, यानी हमारा कुछ ये देखिए यहाँ पे डिज़ोल्व का हम यूज़ किए हैं गया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ ताकि कुछ छूटा तो नहीं है। सॉल्यूबल का यूज़ हम कहाँ किए हैं, यानी हम ऐसे ही कर करके सारे वर्ड्स का यूज़ किए हैं। अगर कुछ छूटता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। बट हम अभी सॉल्यूबल नहीं मिला, एक सेकंड इसका वेट करते हैं। इनसॉल्युबल कहाँ है, इनसॉल्युबल यहाँ पे मिला। रेसिड्यू हमारा यहाँ पे हो गया। फिल्ट्रेट, तो फिल्ट्रेट हमारा यहाँ पे हो गया। ओके, फिल्ट्रेट का हम यहाँ पे यूज़ कर दिए, यानी हम सारे चीज़ का वर्ड का यूज़ किए हैं। तो अब हमारा सॉल्यूबल नहीं मिला, तो सॉल्यूबल नहीं मिला तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि आंसर को रीड करते हैं, कहीं होगा सॉल्यूबल भी, यानी हम इतने वर्ड का यूज़ कर चुके, बस हमें ये नहीं मिला आंसर में। तो बोला गया कि टेक द सॉल्वेंट वाटर इन ए केटल, हीट इट, व्हेन द सॉल्वेंट बॉयल ऐड द सॉल्यूट, मिल्क एंड वाटर फॉर्म अ सॉल्यूशन, देन pour some tea over the sieve, pour slowly hot milk over tea leaves, color of tea leaves into the solution as filtrate, the remaining tea leaves being insoluble remain as residue, add execute sugar which dissolve and the tea is already okay। तो सॉल्यूबल मतलब होता है घुलना मिलना, जो कि हमें ये वर्ड हम यूज़ तो नहीं कर पाए, बट देखिए सॉल्यूबल मतलब होता है घुलना मिलना। तो अब सॉल्यूबल का मतलब जैसे कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट जब मिल जाएंगे तो सॉल्यूबल बन जाएंगे, यानी जब मिल्क और हम वाटर को एक जगह मिलाएंगे तो हमारा क्या होगा, सॉल्यूबल तैयार हो जाएगा, जो कि हम सॉल्यूबल का बिना यूज़ किए हम उसको हाइड करके रखे हैं। ओके, तो हमारे सब वर्ड का यूज़ हो गया। क्वेश्चन थर्ड पूछता है कि प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी of 3 different substances at different temperature and collect the data as given below, result as given in the following table, gram of substance dissolved in 100 gram of water to form a saturated solution। तो देखिए एक हमें डायग्राम दिया गया है बुक में, जिससे कि हमें एक क्वेश्चन करना है, हमें 4 क्वेश्चन भी दिया गया है, तो उस डायग्राम के हिसाब से हमें क्वेश्चन करना है। तो मैं आपको बता दूं कि यहीं पर डायग्राम बना था वो ऐसे। ओके, तो जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाया था मुझसे डायग्राम यहाँ पे आपको शो करना, तो मैं डायरेक्टली आपको उस डायग्राम के बेस पे क्वेश्चन दिखा देती हूँ जो कि एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है। तो आप उस डायग्राम को भी शो करिए। और क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन।
तो पहले हम लाइन का बाई लाइन क्वेश्चन और आंसर देखते चलते हैं, जो कि मैं क्वेश्चन ए का आंसर आपको बोलती हूँ। क्वेश्चन ए का आंसर है कि एट 313 केल्विन पोटेशियम नाइट्रेट फॉर सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर 62 kg। फिर पोटेशियम नाइट्रेट फॉर सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ वाटर 31 kg। आंसर हो गया। बस आपको क्या करना है, बहुत ईजी है ये। आपको इसमें से बस आपको चार्ट में से देख के बताना है कितना क्या दिया गया। इसमें बस पूछा गया है कि कितना क्या था, आपको बस डायरेक्ट चार्ट में से देख के लिख देना। तो आप चार्ट को अपने शो कीजिए एनसीईआरटी बुक में, डायरेक्ट आंसर फट से कर लीजिए। बी क्वेश्चन बोलता है कि प्रज्ञा मेक का सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। व्हाट वुड सी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल एक्सप्लेन। सॉल्यूशन कूल का हम तब अब हमें इसका आंसर देना है। तो आंसर बी भी देखिए बहुत छोटा सा, इतने में ही हमारा आंसर बी हो गया है। तो आंसर बी है कि सम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व पोटेशियम क्लोराइड विल रीअपियर एज अनडिजॉल्व सॉलिड एज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए बहुत छोटा छोटा आंसर है, आप इसको एकदम कॉपी करके आप कंप्लीट कर लीजिए, यानी देख लीजिए, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि इसलिए इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन चार्ट में दिया गया, जो कि सिर्फ आपको उतारना है चार्ट में से देख के। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा बोलता है सी वाला कि फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन, विच सॉल्ट हैज़ द बिग हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। तो देखिए कौन सी हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी बताना है, जो कि आप चार्ट में से देखिए बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए हाईएस्ट हमारी सॉल्युबिलिटी पहले पोटेशियम नाइट्रेट की है, जो कि 32 है। फिर सोडियम क्लोराइड 36 जा रहा है, पोटेशियम क्लोराइड 35 जा रहा है, अमोनियम क्लोराइड 37 जा रहा है। और आंसर में लिख देंगे कि अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट हैज़ द बिगेस्ट हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। हमें 293 केल्विन का हाईएस्ट टेम्परेचर बताना था, जो कि हम सबका अमाउंट लिख दिए जितना चार्ट में दिया गया था। अब इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 37 सबसे हाईएस्ट है, तो अमोनियम क्लोराइड इसका बात, अमोनियम क्लोराइड हम लिख दिए डायरेक्ट। ओके, अगर आप मेरे बताए हुए आंसर से अगर आप सेटिस्फाई हैं, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। क्वेश्चन डी कहता है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट, जो कि पूरे चार्ट के बेस पे क्वेश्चन दिया गया है। तो आंसर होगा कि हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इंक्रीज विद दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी हमारे सॉल्ट की बढ़ती चली जाएगी जब हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, तो क्वेश्चन 4 पे हम आते हैं। फटाक से क्वेश्चन 4 देखते हैं कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल। देखिए ये 4 चीज़ हमें दी है जिसको हमें एक्सप्लेन करना है, यानी उसकी डेफिनेशन लिखनी है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप चाहे तो एनसीईआरटी बुक से अपने देख के लिख सकते हैं, अगर आप पढ़े हैं तो खुद से भी लिख सकते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ फ्रेंड्स कि आप मेरे उसकी क्या बोलते हैं कि एक्सप्लेनेशन की वीडियो ज़रूर वॉच कीजिए। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की हम डेफिनेशन लिख देते हैं कि अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर ऑफ द सॉलिड कैन बी डिजॉल्व एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप इतना भी लिख सकते हैं, आपको एग्जाम्पल लिखने को तो बोला नहीं है, तो ये क्वेश्चन में बस बोला है कि अच्छा नहीं, गिवन एग्जाम्पल भी बोला है, तो आपको एग्जाम्पल भी लिखना मस्ट है। जो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें और सॉल्यूट ऐड ना हो सके उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल हमारा है कि 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। 150 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन सो ऑब्टेन इट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 298 केल्विन। ओके, अब हमारा सेकंड बी बोलता है कि प्योर सबस्टांस को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल। तो प्योर सबस्टांस हमारा डेफिनेशन लिखते हैं पहले कि प्योर सबस्टांस कंसिस्ट ऑफ सिंगल of matter or particles and cannot be separated into other kind of matter by an physical process। वो कि जो कि फिजिकल प्रोसेस से अलग। और फिर प्योर सबस्टांस ऑलवेज हैव द सेम कलर, प्योर सबस्टांस के पास ऑलवेज सेम कलर होता है, टेक्सचर एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। एग्जाम्पल हम प्योर सबस्टांस का लिखते हैं कि प्योर वाटर इज ऑलवेज कलरलेस, हमेशा कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। प्योर वाटर बॉयल 373 केल्विन पे करेंगे, नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। ओके, ये हमारा हो गया प्योर सबस्टांस का डेफिनेशन और एग्जांपल। अब बचा कोलाइड और सस्पेंशन। तो हम आते हैं कोलाइड का देखते हैं। कोलाइड का हमें बताया गया कि कोलाइड इज ए हिट्रोजीनियस मिक्सचर, द पार्टिकल साइज इज टू स्मॉल टू बी सीन विद अ नेकेड आइज। फ्रेंड्स मैं ये सब आपको एक्सप्लेन की हूँ चैप्टर एक्सप्लेनेशन में, आप बहुत बारीकी से की हूँ, आप उसे देख लीजिएगा। तो बट मैं यहाँ पे भी कर दे रही हूँ कि बट इट इज़ इनफ टू एक्सक्रेटर लाइट।
कोलाइड सॉल्यूशन हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं और स्कैटर लाइट हमें दिख जाते हैं। द पार्टिकल्स आर मैटर इज कॉल्ड डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम इन विच दे आर डिस्ट्रीब्यूट इन इज कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम। इसके पास दो कंपोनेंट होते हैं जो कि डिस्पर्सर फेज एंड डिस्पर्स मीडियम होते हैं, जिसको अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो हम डिस्पर्स मीडियम फाइंड करते हैं। कोलाइड आर यूजफुल इन इंडस्ट्री। कोलाइड हमारे इंडस्ट्री में यूजफुल होता है और डेली लाइफ में। कोलाइड हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। आप चाहें तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आपका मन। तो कोलाइड हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसके पार्टिकल साइज 1-100 nm होता है। ये हमारे नेकेड आई से नहीं दिख सकते हैं, ओके। और इसमें बीम ऑफ लाइट बहुत अच्छे से पास होती है जो कि पथ विजुअल होता है और पार्टिकल्स सेपरेटेड नहीं हो सकते हैं फिल्ट्रेशन से। इसके पार्टिकल्स को अलग करने के लिए हमें सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको डायरेक्टली हिंदी में समझा रही हूँ। इसके जो मतलब वो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे नहीं बैठते हैं। अगर हम पानी को ना हिलाएं कुछ देर तो वो खड़े मतलब वो घूमते ही रहते हैं। जैसा एग्जांपल है कि मिल्क फॉग क्लाउड, अगर हम मिल्क को छोड़ दें तो क्या मिल्क नीचे जम जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। चौथा क्वेश्चन हमारा डी पूछा था सस्पेंशन। सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम और सस्पेंशन एज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जो कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख भी सकते हैं, तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो हम आपको सस्पेंशन की कैरेक्टरिस्टिक्स समझाते हैं कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसके पार्टिकल साइज 100 nm के होते हैं जो कि नेकेड आई से दिख सकते हैं। पार्टिकल सस्पेंशन मतलब इसमें भी बीम ऑफ लाइट पास हो सकती है और सस्पेंशन अगर हम छोड़ दें तो ये जम जाते हैं, ओके, अनडिस्टर्ब्ड। जब हम छोड़ दें तो ये नीचे जम जाते हैं और फिर हम सस्पेंशन को हम सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू। ये हमारा होता है इंड। और फिर अब आता है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में हमारा पूछा गया था कि क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस क्या है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आते हैं सोडा वाटर वुड एयर सॉइल विनेगर फिल्टरेट टी। तो सोडा वाटर इसके लिए चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि होमोजीनियस मिक्सचर मैं आपको यहाँ पे भी बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट मैं आपको चैप्टर को भी पढ़ने के लिए ज़रूर बोलूँगी। होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब जिसकी अनयूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। इसमें से छांट के लिखना है हमें कौन सा होमोजीनियस है, कौन सा हेट्रोजीनियस है। पहले हम बनाएंगे होमोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी, सेकंड हम बनाएंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी। अब देखिए सोडा वाटर एयर विनेगर फिल्टरेट टी, ये हमारा है होमोजीनियस मिक्सचर। वुड और सॉइल बच गया जो कि हमारा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ओके। अब हमारा आता है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में पूछा है कि हाउ वुड यू कंफर्म दैट कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज़ द प्योर वाटर। आपको ये कैसे पता चलता है कि कलरलेस लिक्विड हमारी प्योर ही होगी। तो आंसर देखते हैं कि एवरी लिक्विड हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स बॉइलिंग एट 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इफ़ द गिवन कलरलेस लिक्विड एग्जैक्टली एट 373 Kelvin at 1 atmospheric pressure, then it is pure water. If it is boiling point is different, then water is contaminated. देखिए अगर हमें प्योर वाटर को पहचानना है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होनी चाहिए और बॉयल पॉइंट एकदम 373 केल्विन पे होना चाहिए। अगर इससे ऊपर नीचे होता है समझ लीजिए वो अनप्योर वाटर है, ओके। क्वेश्चन 7 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल इन कैटेगरी ऑफ प्योर सबस्टांस। ये हमें इतने चीज़ दिए गए हैं, इसमें से कौन सा प्योर है कौन सा इम्प्योर है ये हमें छांट के लिखना है। तो फर्स्ट है आइस, मिल्क, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, मरकरी, ब्रिक, वुड, एयर। इसमें से हमें बताना है कौन सा प्योर सबस्टांस है। तो आंसर होगा कि हमारा ए यानी हमारी आइस, सी हमारी आयरन, डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ई कैल्शियम क्लोराइड, एफ मरकरी। ये हमारी क्या है प्योर सबस्टांस है। मैं आपको एक बार फिर आगे टिक लगा देनी हूँ कि आइस, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, मरकरी। जिसके आगे मैं आपको टिक लगाई हूँ यानी जो चीज़ मैं सर्कल बनाई हूँ वही आपका क्या प्योर सबस्टांस है, प्योर सबस्टांस है। यानी देखिए एक बार फिर बता दे रही हूँ कि ये सी से लेके एफ तक आपका प्योर सबस्टांस है, एक तो ए आपका प्योर सबस्टांस है, ओके। जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं नंबरिंग की हूँ। अब हमारा 8 क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन एमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। सॉल्यूशन हमें मतलब
आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन ए पूछा गया सॉयल, बी है सी वाटर, सी है एयर, डी है कॉयल, ई है सोडा वाटर। इसमें से हमें सॉल्यूशन क्या है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो जिसका एग्जांपल है कि सी वाटर हमारा एक मिक्सचर है, एयर हमारी मिक्सचर है, सोडा वाटर हमारी मिक्सचर है। ओके, तो मिक्सचर मतलब होता है जिसमें कई चीज़ मिली हो। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा था कि सॉयल हमारा मिक्सचर है कि सी वाटर मिक्सचर है, एयर, कॉयल, सोडा वाटर में से कौन कौन सा मिक्सचर है, हमें उसको छांट के लिखना था। तो हम आंसर में हमारा होगा कि सी वाटर हमारा मिक्सचर है और एयर और सोडा वाटर हमारा मिक्सचर है, बाकी सब अनमिक्सचर है। क्वेश्चन 9 हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट मतलब होता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन में से अगर लाइट पास होती है, सपोज ये बीकर है, अगर हम यहाँ से टॉर्च जला रहे हैं, अगर इस टॉर्च की अगर जो रोशनी है अगर इस बीकर के पार हो गई, समझिए यहाँ पे टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है। तो कौन सा टिंडल इफेक्ट है इसमें से? तो सॉल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन। ये पूछा गया सॉल्ट सॉल्यूशन क्या टिंडल इफेक्ट शो करेगा? तो नहीं, सॉल्ट सॉल्यूशन हमारा टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता है। मिल्क हमारा टिंडल इफेक्ट शो करता है, तो हाँ मिल्क हमारा टिंडल इफेक्ट शो करेगा। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमारा टिंडल इफेक्ट शो करेगा, तो आंसर होगा नहीं। डी है कि स्टार्च सॉल्यूशन क्या हमारा टिंडल इफेक्ट शो करेगा, तो हाँ स्टार्च सॉल्यूशन हमारा कोलाइड सॉल्यूशन है जो कि टिंडल इफेक्ट शो करेगा। मैं आपको बताइए कोलाइडल सॉल्यूशन से अगर टॉर्च की लाइट पास होती है तो वहाँ पे टिंडल इफेक्ट शो होगा। तो आंसर में होगा कि बी एंड डी आर कोलाइड एंड शो टिंडल इफेक्ट, यानी सॉल्ट सॉल्यूशन और स्टार्च सॉल्यूशन हमारा टिंडल इफेक्ट शो करेगा। क्वेश्चन 10 है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। इसमें से क्या क्या एलिमेंट है, क्या क्या कंपाउंड है, कौन कौन सा मिक्सचर, ये हमें अलग करना है। यानी आप पहले कैटेगरी बनाएंगे एलिमेंट की, फिर आप कंपाउंड की हेडिंग डालेंगे, मिक्सचर की हेडिंग डालेंगे, इसमें से जो कंपाउंड, मिक्सचर और एलिमेंट होगा उसको आप लिख देंगे। ओके, फर्स्ट है हमारा सोडियम सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, सिल्वर, कैल्शियम कार्बोनेट, टीन, सिलिकॉन, कोल, एयर, सॉप, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड। इसमें से हमारा एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को अलग करना है। तो आंसर देखते हैं कि एलिमेंट में हमारा आ जाएगा सोडियम, सिल्वर, टीन, सिलिकॉन। यानी देखिए सोडियम, यहाँ देखिए मैं आपको सब क्वेश्चन से ही बता रही हूँ। ओके, इसमें से हमें जो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को अलग करना है, तो पहले आप हेडिंग आप इस तरह डालेंगे। एलिमेंट में हमारा सोडियम, सिल्वर, टीन, सिलिकॉन आ जाएगा, आप ये लिख देंगे डायरेक्टली। कंपाउंड डाल के आप ये लिख देंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा कंपोनेंट है। और मिक्सचर डाल के आप लिख देंगे कि सॉयल, शुगर सॉल्यूशन, कोल, एयर, सॉप, ब्लड, ये हमारा मिक्सचर है। ओके, ये आपका हो गया 10 का क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि विच आर द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज। इसमें से कौन कौन सा केमिकल चेंज है उस सबों का नाम लिखना है। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट हमारा केमिकल चेंज है या नहीं, रस्टिंग ऑफ आयरन हमारा केमिकल चेंज है या नहीं, आयरन मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ कैंडल। इसमें से हमें बताना है कौन कौन सा केमिकल चेंज है। तो हम आंसर देखते हैं कि ABCDE ये हमारा केमिकल चेंज है, बाकी F और G हमारा फिजिकल चेंज है। ओके, तो आप आंसर में लिखेंगे कि ABCDE, यानी आप नाम लिख देंगे कि ग्रोथ ऑफ प्लांट, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग एंड डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ अ कैंडल, इट इज़ द फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। यानी आप यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ई तक आपका यही आंसर है। ओके, ये हमारा होता है चैप्टर ख़त्म। अब हम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो, और वैसे मेरा चैनल भी न्यू है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि हाँ वीडियो अच्छी लगी, बिकॉज आपका कमेंट ही हमें बताता है कि हम आपको कैसा कर रहे हैं आपके लिए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।